वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 3 जून 2021 और 3 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। तो बिहार में अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो हमारे इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला को देखिए। अगर आप यहाँ पे पहली बार विजिट किए हैं तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स का यहाँ पर वीडियो और पीडीएफ आपको दोनों मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के लिए आपको क्या करना है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर आपको बिहार करंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे सारे वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। और रही बात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये पांचों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाके इन सारे वीडियो को डाउनलोड पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार के सुपौल जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इसका सही आंसर किया है। अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जून माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां उन्हें देख लेते हैं। तो 1 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस। आज ही के दिन मतलब कि 2 जून को कल के दिन यानी कि 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। और आज है 3 जून और आज है विश्व साइकिल दिवस। जैसे जैसे यहाँ पे थीम मुझे पता चलेगा, देखिए मैंने बहुत सर्च किया, अभी तक मुझे थीम नहीं मिला है। जैसे ही मतलब मुझे जानकारी मिलेगा इसके बारे में यहाँ पे अपडेट करता चलूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत हम लोग रोजाना 5 बिहार जीके के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसके तहत हमारा आज का पहला प्रश्न है कि पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में कब एक सभा हुई जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई थी? ये सभा कब आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 16 फरवरी 1919 को यह सभा आयोजित हुई थी। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार में कहां 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो झंडा से संबंधित विवाद 1922 में भागलपुर में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो 22 से 23 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट 18 अप्रैल 1918 और 25 जुलाई 1918 यानी कि 2 बार ये पटना का दौरा पे आए थे। अब यहाँ से बीपीएससी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जहाँ पे आपका दोनों ऑप्शन सही होगा। तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि आपका 5वां नंबर जो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला, तो वहां पर ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 बार पटना का दौरा की है एनी बेसेंट। उसके बाद हमारा 55 नंबर यानी कि अगला प्रश्न है कि किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किया गया था। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर बढ़ते हैं वीडियो में आगे, एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधिकारी और जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस राज्य के पुलिस महानिदेशक द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार पुलिस महानिदेशक के द्वारा ये मतलब प्रतिबंध लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार पुलिस महानिदेशक एस.के. सिंघल, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नाम याद रखना है कि बिहार पुलिस महानिदेशक कौन है, तो यह है एस.के. सिंघल। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बता दूं कि एस.के. सिंघल एक आदेश जारी किए हैं जिसमें कि आदेश के मुताबिक पुलिस अधिकारी और जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है और आदेश नहीं मानने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे के राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के आदेश हाल ही में जारी किया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। इसका मकसद यही है कि राज्य में जो भी विधि व्यवस्था है, देखिए मोबाइल का इस्तेमाल से मतलब देखा गया इसका मतलब बुरा परिणाम भी होता है। तो पुलिसकर्मी मतलब सही ढंग से अपने ड्यूटी को अंजाम दे, तो इसलिए मतलब कि बहुत सारी बातें हैं जिसे ध्यान रखते हुए बिहार पुलिस महानिदेशक एस.के. सिंघल के द्वारा ये कदम उठाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा करने वाला ये इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बिहार। हालांकि ये मुझे कंफर्म नहीं है ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है या फिर मतलब इसके बारे में अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। अब यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, लेकिन पहले यहाँ पे बात आई है बिहार की। तो बिहार से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार के चौहद्दी यहाँ पर मैं आपको बार बार रोज बताता हूँ। तो बिहार के चौहद्दी है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर
मैं बता दूं कि बिहार राज्य की जो सीमा है ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखना आपको। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा होती है बिहार की, वो नेपाल के साथ होती है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। और बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल भी है वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। ये भी ध्यान रखना आपको। और आगे है कि राज्य के पशु बैल, राज्य के वृक्ष पीपल, राज्य का फूल है गेंदा और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और प्रमुख लोक नृत्य की बात किया जाए तो जाट, जाटिन, कजारी, पानवारिया और विदिशा यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं विधान परिषद से लेकर के लोकसभा तक ये जो सीटें हैं यहाँ पे, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA के बीच जारी विवाद के बीच बिहार के किस जिले की अदालत में याचिका दायर की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याचिका दायर की गई है मुजफ्फरपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि हाल ही में पतंजलि समूह के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जारी विवाद के बीच मुजफ्फरपुर जिले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता सुशील कुमार ओझा के द्वारा याचिका दायर किया गया है। तो यहाँ से कुछ बातें हैं जो कि आप याद रखेंगे। ये जो याचिका दायर हुई है मुजफ्फरपुर में हुई है और यहाँ पर जो याचिका दायर की गई है अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के द्वारा ये दायर किया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। और फिर आगे है कि याचिका में बाबा रामदेव पर उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 मई को बाबा रामदेव ने कई टीवी चैनलों पर एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान को स्टूपिड करार देते हुए कोरोना से हुई डॉक्टरों की मौत का मजाक उड़ाया है। और फिर यहाँ पे आगे है कि उन्होंने बाबा रामदेव पर देशद्रोह का मामला भी दर्ज करने की मांग की है। तो ये वजह है कि जहाँ पे मतलब कि एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान को स्टूपिड करार दिया गया था। हालांकि बहुत सारी बातें इसमें और भी है। तो इसी वजह से डॉक्टर भी मतलब कि हाल ही में ये घटना घटित हुई तो डॉक्टर भी हड़ताल पे, बहुत सारे डॉक्टर थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी मुजफ्फरपुर में ये मतलब याचिका दायर की गई है अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के द्वारा। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार में अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए पहली बार किस राजनीतिक पार्टी ने जिम्मेवारी ली है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पहली बार किस राजनीतिक पार्टी ने जिम्मेवारी ली है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार में अपने माता पिता के असमय मृत्यु हो जाने से अनाथ हुए बच्चों के लिए बिहार में कांग्रेस पार्टी ने 50 बच्चों की जिम्मेदारी ली है और ऐसा घोषणा करने वाली कांग्रेस पहली राजनीतिक पार्टी है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुल 50 बच्चों की ही जिम्मेदारी ली है और इस प्रकार से मतलब कि ऐसा करने वाली पहली ये राजनीतिक पार्टी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बात आई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे मैंने शामिल किया है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की एक प्रमुख राजनीतिक दल है और कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में 28 दिसंबर 1885 को एवो ह्यूम और दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और फिर आगे है इसका पहला अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और जिनमें कि व्योमेश चंद्र बनर्जी को मतलब अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और ये व्योमेश चंद्र बनर्जी कोलकाता के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ये 72 प्रतिनिधियों के साथ मुंबई में हुआ था जहां पर कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसके बाद ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी जो स्थापना हुई है ये 28 दिसंबर 1885 को हुई, ये मैंने आपको बताया अभी। और इसका मुख्यालय है अकबर रोड, नई दिल्ली और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जो जीता गया है ये नीतीश राकेश और जेरी विंड के द्वारा जीता गया है। तो हमारा फाइनल आंसर जो बनेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं डिटेल इन्फॉर्मेशन कि बिजनेस बुक अवार्ड से पूरी दुनिया में बिजनेस बुक लेखकों के लिए यह सबसे बड़े और प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है, यानी कि बिजनेस बुक लेखकों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। और आगे कि हाल ही में गोल्ड स्टीवी अवार्ड के विजेता नितिन राकेश और उनके सहयोगी लेखक जेरी
विंड ने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं यही है नीतीश राकेश और जेरी विंड। इन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 का खिताब अपने नाम किया है और ये जो खिताब दिया गया उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये अवार्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, मतलब यहाँ पे जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है बुक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो इसी पुस्तक के लिए मतलब कि इस किताब के लिए यह अवार्ड दिया गया है जिसे कि नवंबर 2020 में नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि पिछले वीडियो मैंने आपको टारगेट दिया था 400 लाइक का, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। 400 नहीं बल्कि 500 लाइक के मतलब पहुँचने वाला वीडियो। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग डिसलाइक नहीं कीजिए, अगर आपको वीडियो खराब लगता है तो आप लोग डिसलाइक भी क्या कीजिए, लेकिन यहाँ पे अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि अच्छे वीडियो और भी बनाने का इच्छा होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से रिसेंटली कुछ ई बुक लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे फेड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो ये 399 रुपये में 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा, जहाँ पर ये सारे यानी कि 12 माह के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे ई बुक फॉर्मेट में। आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, बिहार जी के बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, सिवाय इसके ये अलग से आपको परचेज करना होगा। अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक है तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज कीजिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ध्यान रहे आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, तो पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो आज का 5वां प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का। तो आज का 5वां प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने 2 चाइल्ड पॉलिसी समाप्त किया है। बताइए कि चीन इस पॉलिसी को कब लागू किया था। तो चीन ने अभी 2 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त किया है और इस पॉलिसी को 2016 में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। यहाँ से आपका प्रश्न निसंदेह मतलब कोई शक नहीं है, यहाँ से आपका प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। तो इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं कि हाल ही में, देखिए हाल लिखा गया बल्कि हाल होगा, तो हाल ही में चीन में हुए जनगणना में देश में युवाओं की जनसंख्या में गिरावट को देखते हुए चीन ने 2 बच्चों की नीति को समाप्त करते हुए अब हर जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दिया है। पहले 1 बच्चा पैदा करने की अनुमति था, लेकिन उसके बाद बदलाव किया गया, जबकि 2016 में इसे बढ़ा करके 2 बच्चा किया गया। लेकिन अब इसमें फिर से बदलाव किया गया, जिसके तहत यहाँ पे हर जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने का अनुमति दिया गया है चीन सरकार के द्वारा। ये ध्यान रखेगा। और यहाँ पे आगे है यह 2 चाइल्ड पॉलिसी 2016 में लागू की गई थी। और उसके बाद यहाँ पे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये आपको ध्यान रखना है कि 1979 में जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के उद्देश्य से चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था 1979 में। और उसके बाद 2016 में चीन सरकार ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया और 2 बच्चे के पैदा करने की अनुमति दिया था। तो ये डेट आप याद रखेंगे, 1979 में पहली बार मतलब 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया था, 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया और फिर उसके बाद अभी 2021 में इसमें बदलाव करते हुए मतलब कि 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दिया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं किस प्रकार से ग्राफ नीचे गया है। चलिए इस वक्त यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि सावरकर और कंस्टेटेड लीगेसी 1924 से 1966 नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस पुस्तक को लिखा गया है विक्रम संपत के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं, ये अभी हाल ही में चर्चे में है। तो हाल ही में लेखक विक्रम संपत वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर पुस्तक का दूसरा और अंतिम खंड सावरकर अ कंस्टेटेड लीगेसी 1924 टू 1966 लिखा है और इस पुस्तक का लोकार्पण 26 जुलाई 2021 को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के प्रकाशन के तहत किया जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका प्रकाशन जो होगा ये 26 जुलाई 2021 को मतलब ये किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। और इसके जो लेखक हैं ये विक्रम संपत हैं और ये दूसरा खंड होगा। अगर इसके पिछले खंड की बात किया जाए यानी कि पहले खंड की बात किया जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका पहला खंड 2019 में जारी किया गया था, जिसमें मतलब उसमें वीर सावरकर के जीवन को 1833 में उनके जन्म से लेकर के 1924 में जेल से उनकी मतलब कि सतर्क रिहाई तक कवर किया गया था। और दूसरा खंड जो होगा ये विनायक दामोदर सावरकर के 1924 से लेकर के 1966 तक उनकी मृत्यु तक होगा। तो इस दौरान जितनी भी घटनाएं घटित हुई उनके जीवन में सारे के सारे मतलब यहाँ पे मतलब इस बुक में सम्मिलित किया गया है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है, ये मतलब कि जो लिखा गया है इस बुक को ये विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया है और इसका जो प्रकाशन होगा 26 जुलाई 2021 को होगा और ये जो प्रकाशित किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा मतलब इसका प्रकाशन होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। बुक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे जो भी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस सबको ऐड किया है। उसके बाद एक और बुक है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसका है स्टार गेजिंग
द प्लेयर इन माई लाइफ नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बुक के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नामक पुस्तक जो भी मतलब लॉन्च किया गया है, ये रवि शास्त्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच रवि शास्त्री ने स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नाम से मतलब अपनी पहली पुस्तक लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना, ये इनकी पहली पुस्तक है जिनका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। ये रवि शास्त्री की पहली पुस्तक है। उस वक्त यहाँ पे आगे लिखा गया कि इसका प्रकाशन हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, और आगे है कि इसमें इसके सह लेखक अयाज मेमन है, यानी कि इनमें सहयोगी के तौर पर अयाज मेमन इनमें मतलब कि सहयोग दे रहे हैं। और आगे यह पुस्तक 25 जून 2021 को रिलीज होगी। और इस पुस्तक में रवि शास्त्री ने दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिनमें उन्हें प्रेरित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। ये जो बुक है, इस बुक में उन सारे बातों को मतलब कि लिखा गया है जो कि रवि शास्त्री अपने जिंदगी के दौरान मतलब लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के साथ मिले और उन्हीं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसका प्रकाशन 25 जून 2021 यानी कि इसी माह इसका प्रकाशन मतलब कि ये बुक रिलीज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो प्रकाशन किया जा रहा है ये हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। और जो बुक है आप जो इस इमेज में देख रहे हैं ये रवि शास्त्री की पहली बुक है, ठीक है। इस बुक का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है? तो अंकुर योजना की जो शुरुआत की गई है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान ने मानसून के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की योजना बनाई है जिसे अंकुर योजना नाम दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे है कि इस योजना के तहत जो लोग भी वृक्षारोपण के इस अभियान में भाग लेंगे, जो भी वृक्षारोपण के इस योजना का हिस्सा बनेंगे, सरकार की तरफ से उन्हें प्राणवायु अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। और आगे है कि सरकार की इस योजना का उद्देश्य राज्य में हरियाली बढ़ाना है और प्रकृति में आए असंतुलन को रोकना है। कहीं ना कहीं ये कोरोना वायरस के प्रकोप को भी ध्यान रखते हुए मतलब कि हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य को मतलब यहाँ पे सरकार के द्वारा इस योजना को तैयार किया गया है जिसका नाम है अंकुर योजना। और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है जो कि अभी हाल ही में ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब कि जो लोग इसमें मदद करेंगे तो जिला वाइज यहाँ पर प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ चीज़ें हैं उन्हें देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति आप देख सकते हैं भारत के बीचों बीच है यहाँ पर, और मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है और मध्य प्रदेश है 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। और इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व ये भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था, ये ध्यान रखेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और सबसे बड़ा शहर है इंदौर। यहाँ पर मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। यहाँ की जो राजभाषा है हिंदी, सिंधी और बुंदेली यहाँ की राजभाषा है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और राज्यपाल अभी वर्तमान में आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पर विधानसभा की 232 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें तथा लोकसभा की 29 सीटें हैं। तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में 20 सियाम को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो 20 सियाम को अभी हाल ही में आइसलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में 20 सियाम को आइसलैंड गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है 20 सियाम, जिन्हें अभी हाल ही में आइसलैंड गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे है कि 20 सियाम 2022 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में ओसाका, कोबे में भारत के महावाणिज्य दूतावास में महावाणिज्य दूत हैं। तो इतनी सारी चीज़ यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया तैयार किया गया है? तो किसके द्वारा? तो ये इफ्को के द्वारा तैयार किया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूँ इफ्को क्या है और ये कैसे मतलब क्या है ये नैनो यूरिया, इसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। तो हाल ही में इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया तैयार किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नैनो यूरिया इसका नाम दिया गया है और इसकी खासियत क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना ये भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का पहला ये नैनो यूरिया है जो कि इफ्को के द्वारा यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा मतलब इसे तैयार किया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि नैनो यूरिया की खपत सामान्य यूरिया की तुलना में कम होगी, जिससे कि सब्सिडी और विदेशी मुद्रा पर एक बड़ी राशि की बचत होगी और इससे खेती की लागत कम होने के साथ साथ पैदावार भी बढ़ेगी और साथ ही नैनो यूरिया पर्यावरण के प्रति अनुकूल भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। ये पर्यावरण अनुकूल मतलब है
तो यहाँ से आपको ये सारे याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये घोषणा किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लगातार कोरोना महामारी के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो ये घोषणा भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 2 दिवसीय P4G समिट 2021 हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। तो P4G समिट ये अभी हाल ही में 2 दिवसीय मतलब समिट था, ये किस देश में आयोजित हुआ, ये मतलब किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में वर्चुअल माध्यम से दक्षिण कोरिया की अध्यक्षता में 2 दिवसीय P4G समिट 2021 संपन्न हुआ है, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है आगे कि जिसमें सभी देश को एक स्वच्छ और हरित ग्रह के मतलब हरित ग्रह बनाने की दिशा में वैश्विक अभियान में शामिल करने का आह्वान किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इसका जो उद्देश्य यह है कि सभी देशों को स्वच्छ बनाना है और जो मतलब कि सभी देश हैं उसको मतलब हरित ग्रह के रूप में मतलब पूरे पृथ्वी को हरित ग्रह के रूप में मतलब विकसित करना, और इसी दिशा में यहाँ पर मतलब कि इस अभियान में शामिल होने को लेकर अभियान किया गया सभी देशों से। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे P4G सम्मेलन के बारे में लिखा गया है कि P4G सम्मेलन सरकारों और व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज को जोड़ने का एक मंच है, जो कि हरित विकास और वैश्विक लक्ष्य 2030 के लिए भागीदारी के लिए मतलब कि एक साथ खड़ा है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है P4G के बारे में, जो कि अभी हाल ही में ये भी यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो दक्षिण कोरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। ये 2 दिवसीय समिट था। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में मानसून के प्रभाव को देखते हुए बिहार के कितने जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा कितने जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक है तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा जो कि विथ एक्सप्लेनेशन होगा, सारे के सारे आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। पूरे 1 वर्ष का करंट अफेयर्स मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो आपको यहाँ पे 2020 वाला जो वार्षिकांक था हमारा वो भी आपका करंट अफेयर्स PDF मिल जाएगा। यहाँ पर बिहार जीके की आपको संपूर्ण तैयारी होगी, बिहार करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी होगी, BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF मिलेगा, इतिहास के कुछ PDF है, इसके अलावा भी बहुत सारे PDF हैं जो आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप घर बैठे 67वीं BPSC और BPSC CDPO कह सकते हैं कि बिहार में किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे तो हमारा ये पेड ग्रुप आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो मतलब कि आपको ज्वाइन कैसे करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको हमें pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे आपको यहाँ पे कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। और इसका जो फी है ये 309 रुपये है, जो कि 1 वर्ष के लिए है। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर चुके हैं, लगभग 1000 को मतलब ये पार करने वाला है। तो आप लोग भी जल्दी से ज्वाइन करें और मतलब कि इसमें शामिल होकर अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर इस वीडियो के बारे में आपको बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज 1 था जो कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का था। ये चैनल पे अपलोड है, यहाँ पर ऊपर आई बटन पे आपको इसका लिंक शो हो रहा है, वहाँ से जाकर इसे आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।